पहला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइक इन H1B वीजा, H1B वीजा फीस। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। ठीक है, न्यूज पढ़ी है सबने, सबने फॉलो की। H1B वीजा की जो फीस है वो हाइक कर दी। किसने हाइक की है? व्हाइट हाउस ने हाइक की है। अभी हमको क्या देखने को मिला है? अभी हमको ये देखने को मिला है इस साल कि ट्रम्प नए प्रेसिडेंट बने हैं। ट्रम्प नए प्रेसिडेंट बने हैं, रिपब्लिकन की रेजिम आई है। उसके बाद से हमको एक रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ट्रेंड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। यूएस जो है ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गया है। ट्रम्प जिस क्लेरियन कॉल पे यूएस का चुनाव जीते हैं वो क्या है? मागा। मागा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो पॉलिटी है इस समय, जो अमेरिकन पॉलिटी है, बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो रखी है। इनवर्ड लुकिंग हो रखी है और एंटी इमिग्रेंट हो रखी है। एंटी इमिग्रेंट मतलब एक चीज जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, एक चीज जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये करने में सक्षम रहे थे अमेरिका में कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मैक्सिकन्स हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी जो जॉब्स हैं वो ले रहे हैं। ठीक है, आपको सप्लांट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जॉब्स से। ठीक है, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर सप्लांटिंग यू फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग जॉब्स। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे लो एम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रही है अमंग द नेटिव्स। अमंग द नेटिव्स लो सैलरी रियलाइजेशन, लोन डिफॉल्ट, ये सारी चीजें बढ़ गई। ठीक है, इसी चुनावी मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव जीत के आए हैं। और फिर उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है? अलग अलग स्फेयर्स में डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी का एक असर अभी हमको दिखा है। H1B वीजा फीस में एक हाइक कर दिया गया है। व्हाट इज H1B वीजा? वर्क वीजा होता है। ठीक है, देखो विद इन इंडिया हमको ट्रेवल करना है तो क्या चाहिए? हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको विदेश जाना है तो आपको क्या चीज चाहिए होती है? सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए होता है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है और इसके बाद पासपोर्ट क्या है? मतलब ये भूटान और नेपाल छोड़ के कहीं भी जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए। और इन एडिशन टू पासपोर्ट आपको वीजा चाहिए होता है। कुछ कंट्रीज क्या है? वीजा ऑन अराइवल देती हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो आपको वीजा अपने कंट्री में रह के पंच कराना पड़ता है, कंसुलेट से, एम्बेसी से। बाहर जाने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर गोइंग अब्रॉड? एजुकेशन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं और साथ ही साथ वर्क के लिए भी जाते हैं। एजुकेशन, टूरिज्म, वर्क, मतलब टूरिज्म में लेजर भी आ जाएगा। तो वर्क के लिए जो यूएस वीजा देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम H1B वीजा कहते हैं। उसको हम H1B वीजा कहते हैं। अमेरिका हर साल करीब करीब 85,000 वीजास निकालता है। H1B वीजा 85,000 निकालता है और इसमें 70%, इस 85,000 का 70% जो है वो किसको मिलता है? इंडियंस को मिलता है। H1B वीजा की रेजिम आई क्यों थी अमेरिका में? क्योंकि देखो हमको ये पता है अमेरिका जो है वो एक साइंस फ्रंटियर कंट्री है, जो कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, वहां का नासा हो गया। ठीक है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करता है। वहां पर यह फील किया गया कि वहां की जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनमें उतने स्टेम ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे हैं कि वहां की जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं उसको ठीक तरीके से उसका जो कार्यभार है वो संभाल सके। ठीक है, मतलब उनको 100 इंजीनियर चाहिए तो अमेरिकन से वो हो सकता है 60 ही हो या 65 ही हो। उनको ये रिक्वायरमेंट लगी, हमको ये 35 का जो डेफिसिट है स्टेम ग्रेजुएट्स का वो कहां से मंगाना पड़ेगा? बाहर से, बाहर के देशों से मंगाना पड़ेगा। तो H1B वीजा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम बाहर से जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें, उनको हम अट्रैक्ट करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए H1B वीजा आया था। हर साल 85,000
वीजा जो हैं वो H1B रेजिम के अंडर इशू करती है अमेरिका। और इसका जो 70% है वो कौन हार्नेस करता है? वो इंडियंस हार्नेस करते हैं। सेकंड इन लाइन कौन है? चाइनीज। सेकंड इन लाइन आपके चाइनीज। दूसरी चीज हमको ये पता चलती है कि H1B वीजा कौन ले सकता है? हु ऑल कैन अवेल H1B वीजा? पहली चीज तो ये हो गई कि वन शुड बी अ हाई स्किल्ड लेबर। जो आप देखते हैं ना, ये आईटी इंजीनियर गए हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं डेलोय में, अर्नस्ट एंड यंग में, प्राइस वाटर हाउस कूपर में। ये लोग जब जाते हैं वो किस पे जाते हैं? वो H1B वीजा पे ही जाते हैं। H1B वीजा का पहला रिक्वायरमेंट है कि हाई स्किल्ड लेबर होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक जॉब ऑफर होना चाहिए। जो भी अप्लाई कर रहा है, जॉब ऑफर फ्रॉम अमेरिकन एम्प्लॉयर, फ्रॉम अमेरिकन एम्प्लॉयर। ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ती हैं जब आप यूएस कंसुलेट या यूएस एम्बेसी में H1B वीजा के लिए जाते हैं। ठीक है, जब अप्रूव हो जाता है तो आपको H1B वीजा मिल जाता है। एक बार आपको H1B वीजा मिल गया तो कितने समय के लिए मिलेगा? ये 3 साल के लिए मिलता है। और उसके बाद ये रिन्यू हो सकता है 1-1 साल के लिए, या अगले 3 साल तक और रिन्यू हो सकता है। मतलब 3 साल के लिए आपको वीजा मिला, उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस 1-1 साल के लिए आप करा सकते हैं अगले 3 साल तक। मतलब 6 साल तक स्टे जो है पॉसिबल है H1B वीजा के अंदर। उसके बाद दोबारा से आपको H1B वीजा की जो मैकेनिज्म है वो दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज H1B वीजा। आया क्यों था, क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, ये H1B वीजा आया था कि वहां पे स्टेम ग्रेजुएट्स की अमेरिका में कमी थी, तो उन्होंने वर्क वीजा देना शुरू कर दिया बाहर के इमिग्रेंट्स को। कौन इमिग्रेंट्स? जो हाईली स्किल्ड हो। ऐसा नहीं कि टैक्सी ड्राइवर्स को देना शुरू कर दिया या कारपेंटर्स को देना शुरू कर दिया। बीटेक होने चाहिए, एमबीए होने चाहिए। जो नई डोमेन्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैक इन 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत मिलता था। ठीक है, अभी क्या है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी आसानी से नहीं मिलता है और नीश में जाना पड़ता है। एआई है, या ऑटोमेशन के इंजीनियर्स हैं, या आईओटी के इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जो इसकी पैराडाइम है वो चेंज होने लगती है। अभी क्या है, अभी एंटी इमिग्रेंट जो मिलियू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन पॉलिटी में, जिसकी वजह से डिमांड होने लगी। जो मागा सेगमेंट है, जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसने ट्रंप को जिताया, उससे डिमांड होने लगी कि भाई H1B वीजा को खत्म करना चाहिए। खत्म तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसको बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव बना दिया गया है। प्रोहिबिटिव कैसे बना दिया गया है? $1,00,000 की फीस लगा के, $1,00,000 की फीस लगा के। अब जो लोग जा रहे हैं वो हो सकता है $1,00,000 पे जा रहे हैं या $90,000 पे जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? जो भी, मान लिए गूगल अगर इंडिया से किसी टेकी को बुला रहा है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अमेरिकन गवर्नमेंट को H1B वीजा की $1,00,000 की फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद $1,00,000 जो सैलरी थी वो देनी पड़ेगी। तो अपेरेंटली जो लेबर उनको $1,00,000 का पड़ता था, अब कितने का पड़ जाने लगेगा? $2,00,000 का पड़ने लगेगा। तो धीरे धीरे इसका असर क्या होगा कि इंडियंस को बुलाना बंद कर दिया जाएगा, या चाइनीज को बुलाना बंद कर दिया जाएगा। तो H1B वीजा को बंद नहीं किया गया है, H1B वीजा को इम्प्रैक्टिकल बना दिया गया है। इसको इतना प्रोहिबिटिव, मतलब कॉस्ट इतनी हाई कर दी गई है कि ये खुद में प्रोहिबिटिव हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द न्यूज अबाउट। ठीक है, अब ये जो फीस बढ़ाई गई है वो किसने बढ़ाई है? व्हाइट हाउस ने बढ़ाई है। कितने समय के लिए बढ़ाई है? अगले 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए बढ़ाई गई है। और व्हाइट हाउस उसके बाद क्या करेगी? इस प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू करेगी। हालांकि एक चीज ये तो क्लियर है कि लग रहा है $1,00,000 है, और सिर्फ नए वीजा रेजिम पे लग रहा है। जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स हैं उनके ऊपर नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं की गई है कि कौन कौन से सेक्टर्स वेव ऑफ किए जाएंगे, कौन कौन से सेक्टर्स वेव ऑफ किए जाएंगे, ये अभी नहीं बताया गया है। जैसे H1B रेजिम के अंदर हमको क्या देखने को मिलता था? यूनिवर्सिटीज मतलब प्रोफेसर्स हैं जो मूव कर रहे हैं वहां वर्क रिलेटेड, या आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जेम्प्टेड थे, मतलब इनके ऊपर कोई कैप नहीं था, ऐसे इनके नंबर्स कम होते थे। ठीक है, तो H1B के अंडर इनके ऊपर कोई कैप नहीं था, ये मतलब जितने आना चाहते थे आते थे। तो अभी इस पर्टिकुलर व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं,
और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे बड़ी बड़ी एनजीओज हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड हो गई, ये बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके जो वर्कर्स हैं इनकी मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो व्हाइट हाउस ने अभी ये क्लैरिटी नहीं लगाई है, ठीक है। तो क्यों अगेंस्ट है ये आपको समझ में आ गया। H1B वीजा का ओपोज करना क्यों शुरू हुआ था, एक तो हमको ये पता चल गया मागा मूवमेंट से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वहां की जो डोमेस्टिक, वहां की जो नेटिव्स हैं वो डिमांड करने लगे थे कि इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, मैक्सिकन्स हैं, हमारी जॉब आके खा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिंजेंसी है वो बढ़ा दी गई थी, स्ट्रिंजेंसी बढ़ा दी गई, और फाइनली अब हम देख रहे हैं $1 लाख का इसमें फीस जो है वो पुट ऑन कर दी गई है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि उनका ये असर्शन था कि इसकी वजह से जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है, नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनमें हमको अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लोन डिफॉल्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो मिसयूज कर रही हैं। अमेरिकन कंपनीज कौन, जैसे गूगल हो गई, मेटा हो गई, जेपी मॉर्गन हो गए, ये क्या क्या करती हैं, ये H1B वीजा के तहत, H1B वीजा आया था हाई स्किल्ड लेबर्स के लिए, लेकिन ये कंपनीज क्या कर रही हैं, जो लो स्किल्ड इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, चाइनीज इमिग्रेंट्स हैं, उनको वीजा स्टेपल कर दे रही हैं, उनको वीजा स्टेपल कर दे रही हैं। That's why there have been a movement against the H1B visa regime. लेकिन अमेरिका में ही कुछ प्रोपोनेंट्स हैं विद इन रिपब्लिकन पार्टी, विवेक रामास्वामी हो गए जैसे, ठीक है, और भी लोग हैं। उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है, अमेरिका इसीलिए बन पाया है क्योंकि इट हैज बीन वेलकमिंग टू द इमिग्रेंट्स, ठीक है। सिलिकॉन वैली में बहुत सारी कंपनियां जो इंडियंस ने रेस की है, वहां के कई इंपॉर्टेंट कंपनीज के जो सीईओज हैं या सीएक्सओज हैं वो कौन है, वो इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, ठीक है। स्टेम ग्रेजुएट्स की कमी है, स्टेम ग्रेजुएट्स की कमी है, इसीलिए H1B जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में भी अमेरिका के लिए, क्योंकि नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है वो इतने स्टेम ग्रेजुएट्स नहीं दे सकती है आज के समय में अमेरिकन इंडस्ट्रीज को। अभी जो हम IR 4.0 देख रहे हैं, अभी जो हम IR 4.0 देख रहे हैं उसमें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड है, AI है, मशीन लर्निंग है, ऑटोमेशन है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 वुड कंप्राइज ऑल दिस, ठीक है। इसमें हमको नए स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, इसमें हमको और नीश सेगमेंट के स्टेम ग्रेजुएट्स चाहिए, ठीक है। तो H1B जाने के बाद इसका असर क्या होगा, इसका असर यह होगा कि अमेरिका में इन ग्रेजुएट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि नेटिव अमेरिकन हैं वो जो रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि अमेरिका का जो एक एज था, टेक्नोलॉजिकल एज था, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी वर्ल्ड स्केल पे, वो क्या होगी, वो डिमिनिश होगी, और कौन जगह ले लेगा, चाइना जो है वो उसकी जगह ले लेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स विच हैव बीन पुट फॉर्थ बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ, प्रोपोनेंट्स, ये तो हमने अगेंस्ट वाले पॉइंट पढ़े थे। प्रोपोनेंट्स क्या कह रहे हैं कि स्टेम ग्रेजुएट्स की कमी है, और जो नया टेक्नोलॉजिकल रजीम है दैट वुड बी because of internet of things, cloud computing, artificial intelligence, machine learning, automation, etc. तो इसमें हमको इनफैक्ट और ज्यादा जरूरत है, हमको अपना H1B वीजा रेजिम है उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, जो ये H1B वीजा रेजिम है उसको और ज्यादा प्रोहिबिटिव बना दिया गया है, उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो हिट करेगी। यहां से आप देखते हैं ना, आईआईटी से बीटेक किया, आईएम से एमबीए किया और फॉरेन कंपनीज में लग गए, कुछ टाइम उसके इंडिया ऑफिस में काम किया, फिर यूएस मूव कर गए, तो अब ये एम्प्लॉयमेंट हिट होगी।
ये एम्प्लॉयमेंट हिट होगी। या वहां पे भी जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो पहले वो जैसे 100 ओपनिंग्स रखते थे इंडियंस के लिए, अब वो 100 ओपनिंग्स नहीं रख पाएंगे, ठीक है, तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हिट होगी। दूसरा क्या है, ये जो बाहर लोग काम कर रहे थे, जो एनआरआईज काम कर रहे थे, वो यहां पर पैसा भेजते थे, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, इकोनॉमी वाला एंगल ले आओ, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता था, बढ़ के अभी कितना हो गया था हाल तक, $700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो ठीक ठाक रेमिटांसेस जो हैं हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट गिर रही है फॉरेन लैंड में, अमेरिका में, तो जो हमारे रेमिटांसेस हैं उसमें भी डिप आएगा, उसमें डिप आएगा, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी हमको एक डिप देखने को मिलेगा। सो नॉट गुड फॉर आवर मैक्रो इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर आवर मैक्रो इकोनॉमी। तीसरा क्या है, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट होना चाहते हैं, हम चाइना +1 में +1 बन के उभरना चाहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या हो गया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। अभी क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में मान लो कोई बहुत नीश प्रोडक्ट है, जैसे बीएमडब्ल्यू की कार है, पूरी बीएमडब्ल्यू कहां की है, जर्मन कंपनी है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू पूरी पूरी जर्मनी में नहीं बनती है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। कैसे बनती है, उसका जो सबसे नीश टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट है, जो उसका इंजन है, बीएमडब्ल्यू की ब्यूटी क्या है, मतलब इंटीरियर और सीट्स वगैरह अलग हटा दो, एसी वगैरह अलग हटा दो, उसका जो इंजन है वो उसकी ब्यूटी है, तो वो आपका जर्मनी बनती है। लेकिन बाकी गाड़ी है, हो सकता है उसका जो लेदर सीट्स हो अफ्रीका में बन रही हो, ठीक है, उसका जो गियर बॉक्स है वो बैंगलोर में कहीं बन रहा हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का, ठीक है, वो अक्रॉस द ग्लोब है, अक्रॉस द ग्लोब होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट मिनिमाइज किया जाए, अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स बन गए और फिर वो एक जगह जाके असेंबल होते हैं और गाड़ी आपकी तैयार हो जाती है। ये और भी सेगमेंट्स मोबाइल फोन्स में भी हमको देखने को मिलता है, लैपटॉप्स में भी देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबल सप्लाई चेन हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में इफेक्टिवली इंटीग्रेट होना चाहती है, लेकिन इन सारे मेजर से, डी ग्लोबलाइजेशन से, या H1B वीजा रेजीम है, ठीक है, इसको और ज्यादा प्रोहिबिटिव कर देना, इसकी फीस बढ़ा देना, वो क्या करेगा, इंडिया का जो ये एस्पिरेशन है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाए, उसको डैम्पन कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा। चाइना+1, चाइना+1 में जो हम +1 बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी डैम्पन, इसको भी स्लो डाउन कर देगा। चाइना+1 क्या है, शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं कि कोविड टाइम में हमने क्या देखा, कोविड टाइम में हमने ये देखा कि चाइना जो है वो रिलक्टेंट था, अनविलिंग था कई चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे पीपीई किट। चाइना क्या है, अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो बल्क ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होती है अमेरिकन कंपनीज की भी, वो कहां होती है, वो चाइना में होती है। चाहे एप्पल का आईफोन हो, ठीक है, या सैमसंग के जो साउथ कोरियन कंपनी उनके लैपटॉप्स हो, फोन्स हो, चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन कोविड के दौरान वेस्टर्न कंपनीज ने ये देखा, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या देखा कि चाइना जो है वो बहुत अनविलिंग रहा है, पीपीई किट या जो एसेंशियल, अभी भी हम क्या देख रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है, उसने रेस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो एक नर्वसनेस आ गई है कंपनीज में और कंट्रीज में, एक नर्वसनेस आ गई कि चाइना पे हम बहुत ज्यादा ओवरटली रिलाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल रखा है, तो हमको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, चाइना से डी हाइफनेट तो नहीं कर सकते हैं, तुरंत चाइना में अपनी दुकान नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन हम डी हाइफनेट ना करके डी कपल कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे चाइना पे अपना जो सेलियंस, अपना जो रिलायंस है वो कम करते जाएं। जैसे अभी 100 यूनिट हम वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं चाइना में, तो 80 वहां करें, 20 इंडिया में करें, मैक्सिको में करें, साउथ अफ्रीका में, फिर हर 2-2 3-3 साल पे 20 से 30 करते जाएं, 40 करते जाएं, कि हम जो अपना सप्लाई चेन है उसको इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई कर पाए, ठीक है। तो इंडिया, तो इसी स्ट्रैटेजी को China+1 स्टेप, मतलब चाइना में बल्क मैन्युफैक्चरिंग रहे, लेकिन एक दूसरी जगह भी कंपनीज क्या करें, अपना बेस डाल लें। जैसे सैमसंग चाइना में या एप्पल अपना चाइना में मैन्युफैक्चर करे, लेकिन इंडिया में भी करे, साउथ अफ्रीका में भी करे। इसी का असर हमको देखने को मिला ना कि नोएडा में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री आ गई, ठीक है। काफी इन्वेस्टमेंट जो चाइना में होनी थी, अब क्या हो रही है, वो इंडिया में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, वियतनाम में हो रही है, ब्राजील में हो रही है। तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन और China+1 में एक इफेक्टिव कंड्यूट बन के उभरना चाह रहा है। H1B वीजा जैसी रेजीम्स हैं, अगर आप इसको और प्रोहिबिटिव और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं, तो उसका असर क्या होगा, उसका असर ये होगा कि हमको ये एस्पिरेशन रियलाइज करने में समय लगेगा और ये जो हमारा मोटिव है वो कहीं ना कहीं डैम्पन होता दिखाई देता है। दूसरी चीज है, इंडिया ग्लोबल हब बनना चाहता है GCC का,
जीसीसी क्या होता है? इस पे भी आर्टिकल्स किए हमने, 2 आर्टिकल्स कर चुके हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, याद आया क्या है? लाइक ग्लोबल सप्लाई चेन, दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों से रिलेटेड है। अर्ली 2000 हमको क्या देखने को मिलता है इंडिया में? राइज ऑफ बीपीओस, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, टेलीकॉलर्स। अमेरिकन कंपनी है लेकिन उसका कस्टमर केयर सपोर्ट कहां पर है? बैंगलोर में है, गुड़गांव में है। देखते थे ना बीपीओ नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में जब नाइट होती है तो वहां दिन होता है, वहां के कस्टमर्स दिन में जग रहे हैं तो उनको कॉल करना रहता था। बीपीओज इंडिया में क्यों है? बीपीओज इंडिया में इसलिए आए क्योंकि यहां पे इंग्लिश बोलने वाले का सस्ता लेबर अवेलेबल था, इसीलिए बीपीओज यहां पर आए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन मैंने आपको बताया बीएमडब्ल्यू क्या कर रही है? इंजन अपने यहां बना रही है लेकिन जो बाकी का प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है ग्लोबली। सो इज द केस विद टुडेज बैंकिंग, टुडेज सर्विस सेक्टर। जैसे मेटा है, मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अब इनका काम क्या होता है? कटिंग एज रिसर्च करना। तो ये हो सकता है ये पालो ऑल्टो में करते हो अमेरिका में, लेकिन बाकी के जो सब्सिडियरी काम है मेटा के, फेसबुक के, जैसे क्या हो गया, मान लो कोई लीगल नोटिस आ गई है मेटा के पास, या कस्टमर केयर सपोर्ट है, या और भी कुछ रिसर्च है, कटिंग एज रिसर्च है, मार्केटिंग है, ठीक है, मैनेजेरियल वर्क है, वो अब जीसीसी में शिफ्ट करती जा रही है। तो कंपनी वेस्ट की है। जेपी मॉर्गन क्या है? एक बैंक है अमेरिका का, लेकिन हो सकता है उसका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहां बेंगलुरु में हो या गुड़गांव में हो। तो इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? वो जीसीसी एज अ हब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अमेरिका ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बनाया। इंडिया कोशिश में है कि वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का हब हो जाए ग्लोबली, कि कंपनी बाहर की बैंकिंग कंपनीज हो और भी आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो, लेकिन उसके जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो इंडिया में सेंटर्ड रहे। अब जीसीसी जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो जीसीसी में भी क्या होता है? एम्प्लॉयज हैं 6 महीने यहां काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको 6 महीना अमेरिका जाना पड़े। ठीक है, मतलब रोटेशन पे काम होता है ना। जैसे आप ही के कजन्स होंगे, वो यहाँ पे हैं, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, या फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनको ऑफशोर 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, फिर वो आ जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं? वो H1B वीजा रेजिम पे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जब H1B वीजा रेजिम आप स्ट्रिंजेंट कर दे रहे हैं तो इंडिया का जो जीसीसी वाला एस्पिरेशंस है वो भी कहीं ना कहीं डैम्पन होगा। सो दीज आर गोइंग टू बी द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस हाइक इन द H1B वीजा फीस which we have seen, which has been rolled out by the White House. It has been rolled out for next 12 months. उसके बाद व्हाइट हाउस इसको दोबारा से रिव्यू करेगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, या जो फीस है उसको ट्वीक करना है, कम करना है कि ज्यादा करना है कि नहीं। ठीक है, इंडिया को यहां से करना क्या चाहिए? इंडिया अपने आप को कैसे इंसुलेट या फायर वॉल कर सकता है? इससे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया द्वारा, या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? सबसे पहले डिप्लोमेटिक टॉक्स, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे हमको बायलेटरली एंगेज करना पड़ेगा अमेरिका से, बायलेटरली एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? ट्रैक वन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी किसका काम है? फॉरेन सर्विसेज वालों का काम है। आईएफएस, कंसलेट्स होते हैं, कंसल जनरल्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंडिया के बिहाफ पे, मतलब इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो बाहर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ये होता है एक आईएफएस का काम, एक डिप्लोमेट का काम। तब जब ऑफिशियल चैनल से डिप्लोमेसी होती है तो उसको हम कहते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी। वो तो ये हो ही गई डिप्लोमेटिक टॉक। दूसरा होती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या होता है? नॉन स्टेट एक्टर्स को भी स्टेट इन्वॉल्व कर लेती है, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व कर लेती है अपने नेशंस को के इंटरेस्ट को फॉरेन लैंड में सिक्योर करने के लिए। इसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी। जैसे किसका इस्तेमाल? बिजनेस हाउसेज हैं, रतन टाटा से कुछ कहलवा दिया क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर से उनके अच्छे टर्म्स हैं। शाहरुख खान से यूएई के शेख से कुछ कहलवा दिया। इंडिया पाकिस्तान
कि बायलेटरल टॉक्स सीज्ड है, लेकिन सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम को एंगेज करवा दिया क्योंकि पुरानी दोस्ती है उनकी। तो जब हम नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से, मतलब स्टेट जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश करता है फॉरेन लैंड में, इसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव हो गए। और क्या कर सकते हैं हम? ये तो हो गया एक्सटर्नल फ्रंट पे, ये दो काम हो गए एक्सटर्नल फ्रंट पे। इंटरनल फ्रंट पे हम क्या कर सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत। अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है? प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि दूसरे देशों पे जो रिलायंस है वो कमजोरी है, हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। तो हम आत्मनिर्भर भारत की ओर मूव कर सकते हैं। इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, कि हमारा मतलब ग्लोबली हमारी रिस्पेक्ट क्यों है? हर कंपनी यहां दुकान क्यों लगाना चाहती है? हर मल्टीनेशनल यहां दुकान क्यों लगाना चाहती है? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। सैमसंग उतनी बड़ी नहीं हो सकती है जितनी बड़ी अभी है, जब तक वो इंडिया में अपने फोन्स ना बेचे, क्योंकि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन कितनी ही है। बट लुक एट द रेवेन्यू, लुक एट द मार्केट कैप। ठीक है, लुक एट द नंबर ऑफ आईफोन्स एप्पल सेल इन इंडिया। ठीक है, तो हम अपनी मतलब व्हाट स्टॉपिंग आवर इंडियन कंपनीज टू हार्नेस द बिग इंडियन मार्केट। ठीक है, तो हम इंटरनल इकोनॉमी को ही रीजुविनेट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को पुश दे सकते हैं। पीएलआई, डीएलआई जैसी स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, इनको पुश दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के ये दो कार्यक्रम। ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक्स, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जैसे कई इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जीएस2 में आप पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इसे पढ़ते हो ना, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे सीआईआई हो गया, आसोकाम हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इनका इफेक्टिवली यूज कर सकती है भारत सरकार कि आप जाइए, आप अमेरिका में जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको हार्नेस करिए। ठीक है, कि ये जो फीस लगाई गई है आर्बिट्ररी तरीके से, इसको कम किया जाए या इसको खत्म किया जाए। ठीक है, सो दीज आर द इनिशिएटिव, सर्टेन इनिशिएटिव्स इंडिया कैन टेक। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? आपको H1B वीजा पढ़ लेना है, क्या होता है H1B वीजा। दूसरा क्या है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होती है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम। ठीक है, कितने सेक्टर्स में लगती है, गिव अ रफ रीडिंग कि आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, ये एक कीवर्ड है। जस्ट गूगल, 2-3 आर्टिकल्स आप पढ़ लेंगे, यू आर गुड टू गो। फिर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, जीसीसी क्या होता है, बीपीओस क्या होते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, बेसिकली जीसीसी क्या है, इवॉल्व वर्जन है बीपीओस का एक तरीके से। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डेटा सेंटर्स एंड एसएमआरस। आज के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में डेटा सेंटर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एसएमआरस। इंटरनल सिक्योरिटी किसका किसका हो गया है? नहीं हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी में हम एक चीज पढ़ते हैं, साइबर सॉवरेनिटी। पढ़ा है साइबर सॉवरेनिटी, साइबर संप्रभुता। चलो अभी आएंगे इस पे। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डेटा सेंटर्स? डेटा सेंटर्स क्या होता है? जहां पे मेटा डेटा स्टोर किया हो। मेटा डेटा क्या? बहुत वॉल्यूमिनस डेटा स्टोर किया जाता है, उसको हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। पहले देखो डेटा का उतना आदान प्रदान नहीं था, डेटा की जो आवाजाही है अक्रॉस कंट्रीज उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर हमने क्या देखा, आईसीटी रिवॉल्यूशन आता है, एंड्रॉयड फोन्स आ जाते हैं, इंटरनेट जो है वो बहुत चीप हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो जो डेटा यूसेज का पैटर्न है वो बहुत होलिस्टिकली चेंज हो जाता है इंडिया में। ठीक है, 2008 में मैंने 100 MB का रिचार्ज कराया था, 100 रुपए का। ठीक है, और वो एक हफ्ते चला था वो डेटा।
जब एंड्रॉयड फोन 2010, जब नया नया आया था ये आपका एंड्रॉयड फोन, ठीक है। आज देखो 100 MB डेटा वो बस आप 1 मिनट 2 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो हम 360p या 240p में देखते थे, अब हम क्या देखते हैं, फुल HD में देखते हैं या 720p में देखते हैं। फोटोज की रिजोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे हम मैसेजिंग करते हैं। तो ये सब डेटा क्या है, ये खाली डिवाइस टू डिवाइस नहीं है, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ा है आईसीटी रिवॉल्यूशन की वजह से, या नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, या सोशल मीडिया के प्रोलिफरेशन की वजह से, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे जो चीज आप पोस्ट करते हैं वो आपके डिवाइस पे थोड़ी ना है, डिवाइस पे भी हो सकती है, लेकिन वो जो आपका इंस्टाग्राम है, मेटा का जो सर्वर है, वहां पे भी स्टोर होगी ना। आप नया फोन पे लॉग इन करते हैं तो व्हाट्सएप का पुराना पूरा चैट कहां आ जाता है, आपके नए फोन पे आ जाता है। आप उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, इंटेंशनली आप उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, आप बस लॉग इन करते हैं और पूरा आपका चैट हिस्ट्री दोबारा से आ जाती है। तो ये कहां सेव रहती है, ये कहीं ना कहीं सेव होती होगी, ये होती है आपकी डेटा सेंटर्स में। तो डेटा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम मेटा डेटा के रेजीम में आ चुके हैं और ये डेटा बढ़ता जाएगा। बढ़ता क्यों जाएगा, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज एआई? एडवांस कंप्यूटिंग है जो ह्यूमन कॉग्निटिव्स है उसको मिमिक करती है। ह्यूमन कॉग्निटिव्स है उसको मिमिक करती है। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग थी, भले i7 प्रोसेसर हो कुछ भी हो, वो क्या है, पावरफुल प्रोसेसर्स तो हैं, लेकिन वो हमारी आपकी जो दिमाग की काम करने की शैली है उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, ह्यूमन कॉग्निटिव्स को मिमिक नहीं कर रहा है। एआई क्या करता है, एआई आपके ह्यूमन कॉग्निटिव्स को, आप जैसे सोचते हैं उसको मिमिक करता है। इसीलिए चैट जीपीटी देखो, 2 साल पहले सेम अकाउंट अलग तरीके से अलग रिस्पॉन्स देता था सेम क्वेश्चन पे, लेकिन आज का चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी है, वो क्या करता है, वो इतना ट्रेन हो चुका है आपके जीमेल अकाउंट से सिंक होके कि वो आपके तरीके के रिस्पॉन्स, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से समझ रहा है। तो एक अकाउंट को आप अच्छे से यूज कर रहे हैं, उसमें और डेटा डालते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो एआई मॉडल है और अच्छे से ट्रेन हो रहा है। ये मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। मतलब मेरा जो परप्लेक्सिटी अकाउंट है और आपका परप्लेक्सिटी अकाउंट है, सेम क्वेश्चन पे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। सेम क्वेश्चंस पे जो उसका स्टिमुलाई सेम रहे तो उसका रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा है, एआई तभी मैच्योर होगा जब आप इसको और डेटा पिलाते जाएंगे। इसीलिए मुकेश अंबानी ने क्या बोला है, डेटा इज अ न्यू ऑयल। बोला है ना, डेटा इज अ न्यू ऑयल, क्योंकि आप जितना ज्यादा डेटा एआई मॉडल को, ठीक है, पिलाते जाएंगे, आपका एआई मॉडल और ज्यादा मैच्योर होता जाएगा और ज्यादा परिपक्व होता जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारे पुराने डेवलपमेंट्स तो थे ही थे, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, आईओटी, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से डेटा सेंटर्स बहुत तेजी से प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हमको क्या देखने को मिल रहा है, साइबर सॉवरेनिटी है वो सेंटर स्टेज पे आ गई है। साइबर सॉवरेनिटी क्या, एक चीज होती है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, कि मतलब देश का से हो। धीरे धीरे हमको पिछले 5 साल में क्या रियलाइज हो रहा है कि इंडियंस का ठीक ठाक डेटा अमेरिकन कंपनीज हैं वो लेके जा रही हैं। टिकटॉक को हमने बैन किया, टिकटॉक कहां की कंपनी थी, चाइना की, कि मतलब इंडियंस का ठीक ठाक डेटा चाइना जा रहा था। तो अब हम क्या लेके आए, डीपीडीपी एक्ट लेके आए 2023 में, ठीक है। ये बात किसकी करता है कि कैसे जो डेटा फिड्यूशरी है, मतलब हम और आप, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या डेटा रेजिम हो जाए। और सरकार की कंसर्टेड पॉलिसी हो गई है। कंसर्टेड पॉलिसी क्या हो गई है कि हमको ज्यादा से ज्यादा साइबर सॉवरेनिटी रियलाइज करनी है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। आर्टिकल क्या कह रहा है, डेटा सेंटर और एसएमआर। तो ये समझ में आ गया कि डेटा सेंटर्स हैं अब इंडिया में बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि पुरानी रिक्वायरमेंट थी, ये कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है। और अब इंडिया का जो पुश है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सॉवरेनिटी। तो साइबर सॉवरेनिटी इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने डेटा को यहां लोकलाइज करके रखें। इंडियंस का डेटा इंडिया में रहे, इंडिया का डेटा पालो ऑल्टो ना जाए, कैलिफोर्निया ना जाए, वो यहीं रहे।
ठीक है, तो हम इसीलिए डेटा सेंटर्स पे बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, नए डेटा सेंटर्स में हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स के साथ एक दिक्कत क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आपको डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना है तो उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट आपके बजट का किस पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे चला जाएगा। अभी हमको ये देखने को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है, मेटी जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, इट्स वर्किंग ऑन अ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर्स। ठीक है, इस पॉलिसी का काम क्या है, इस पॉलिसी का काम है कि डेटा को अधिक से अधिक लोकलाइज किया जाए, कि इंडिया जो है वो डेटा सॉवरेनिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज कर ले। इस परसूट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या कर रही है, पुश कर रही है किसको, इट्स पुशिंग एसएमआरस। एसएमआरस क्या होते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 2026 में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी वो डबल हो जाएगी अभी से, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स विच आर कमिंग अप। डेटा सेंटर्स इतनी तेजी से आ रहे हैं क्योंकि डेटा का जो यूसेज पैटर्न है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एक ही साल में हम क्या देखेंगे, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो डबल होने वाली है। वेस्ट में हमने क्या देखा है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्या कर रही हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी की न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, उससे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है कि हमको सस्ता और सस्टेनेबल, चीप एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। इसी परस्यूट में मेटी जो है वो किस पे पुश कर रही है, मेटी भी पुश कर रही है कि हमको एसएमआरस को और ज्यादा लिबरलाइज करना पड़ेगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को और ज्यादा लिबरलाइज करना पड़ेगा। एसएमआर क्या होते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसमें न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दो टर्म्स और हैं, स्मॉल और मॉड्यूलर। ट्रेडिशनली हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो इंडिया में है ही, बहुत पहले से हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं, 1000 मेगावाट या उससे भी ऊपर। एसएमआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये छोटे छोटे रिएक्टर्स हैं, इनको बनाया जाएगा खाली कुछ डेटा सेंटर्स के अपकीप के लिए। ये छोटे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर मतलब दे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। जैसे मॉड्यूलर किचन होता है ना, मॉड्यूलर किचन क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे बॉक्सेस बाहर बनाए जाते हैं और घर में आपके असेंबल कर दिए जाते हैं। तो ये जो रिएक्टर्स हैं जो बिजली बनाएंगे, ये क्या होंगे, न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से आपका बिजली बनाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटे होंगे, मतलब मैक्सिमम ये 300 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं, और मॉड्यूलर इन नेचर रहेंगे। मॉड्यूलर इन नेचर मतलब इसको जरूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हैं, डीहाइफेनेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और ट्रकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है इस टाइम, क्योंकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था। धीरे धीरे क्या है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल जैसे क्लेरियन कॉल्स दिए, लेकिन अभी भी क्या है कि दूर दराज के कई एरियाज हैं, वहां पे जितने बिजली पहुंचनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन पोल्स वगैरह तो हमने कर दिया है, लेकिन जितनी बिजली पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच रही है। उसके ऊपर से क्या है, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो भी हम ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे डिस्कॉम्स भी सफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ऊपर से क्या गया है, डेटा सेंटर्स भी आ गए हैं। डेटा सेंटर्स जो हैं ये आपके एनर्जी गजलिंग है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी गजल करते हैं, यूज करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी हैं। दीज आर ऑल्सो व्हाट, वेरी कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, एक डेटा सेंटर को बैठाने में जितना कॉस्ट, मान लो 100 रुपए लग रहा है कॉस्ट, तो उसमें 65 रुपए खाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ग्रिडिंग में निकल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ग्रिडिंग में निकल जाता है। इसीलिए ये जो 65 रुपए, मतलब अब कंपनीज को आपको इंसेंटिवाइज करना है, कोई इंडिया में क्या करें, डेटा सेंटर्स लगाएं। तो कंपनीज कब डेटा सेंटर्स इंडिया में लगाएंगी, गूगल इंडिया है,
सरकार को उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप यहीं रुकिए, आप चेन्नई में, गुड़गांव में, लखनऊ में अपने डेटा सेंटर्स लगाइए। ये करने के लिए गवर्नमेंट अब एक्टिवली क्या परसू कर रही है, इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है। कैसे कि कैसे हम ये 65 रुपए में गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करें। मेटी ने ऑलरेडी एसएमआर की बात कर दी है, ठीक है, कि एसएमआर को हम नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर है उसके साथ क्लब करेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर है उसके साथ क्लब करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंडस्ट्री है जो डेटा सेंटर्स चलाती हैं, ऑपरेट करती हैं, मेटा हो गई, गूगल हो गई, व्हाट्सएप हो गई, वो रेन्यूएबल पे पहले पुश करने की कोशिश तो की थी, लेकिन रेन्यूएबल में और क्या क्या आ जाता है, विंड एनर्जी आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है, लेकिन इससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत इरेटिक नेचर की होती है, मतलब बहुत इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। मान लो आपका सावन या भादो वाला टाइम आ गया तो उस समय हमको क्या देखने को मिलता है, ओवरकास्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम सोलर एनर्जी है उसको पूरी तरीके से हमने पैनल्स लगा दिए लेकिन रियलाइज नहीं कर पाएंगे। डेटा सेंटर्स को कंसिस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इसकी वजह से रेन्यूएबल एनर्जी हैव प्रूवन टू बी बिग फेलियर। तो व्हाट वी आर गेटिंग टू सी एज अ न्यू ट्रेंड, वेस्ट में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वो किधर मूव कर रहे हैं, एसएमआर। इंडियन गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, अब एसएमआर को पुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इंडिया में कुछ बॉटलनेक्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट अब धीरे धीरे रेक्टिफाई कर रही है। एक बॉटलनेक क्या है, एक बॉटलनेक था सीएलएनडी एक्ट, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। सीएलएनडी एक्ट क्या था, मतलब आइडिया समझ गए कि हम साइबर सॉवरेनिटी की ओर पुश कर रहे हैं। साइबर सॉवरेनिटी में डेटा सेंटर्स, इंडिजिनस डेटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिजिनस डेटा सेंटर्स कब आएंगे आपके यहां, जब गवर्नमेंट जो है वो इनेबलिंग प्रोविजन रखेगी। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब इंसेंटिवाइज करेगी कंपनीज को। एक चीज हमने देखी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, एग्जिस्टिंग जो हमारे ग्रिड्स हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है क्योंकि हम डेटा सेंटर्स की ओर पुश कर रहे हैं। साइबर सॉवरेनिटी, इंडियन डेटा फॉर इंडियंस, डीपीडीपी एक्ट जैसी चीज लेके आ गए हैं। डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए एनर्जी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन्यूएबल एनर्जी पे हम बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि विंड, सोलर एनर्जी है वो आपका सस्टेनेबल तो है लेकिन बहुत इनकंसिस्टेंट है। डेटा सेंटर्स को राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर कंसिस्टेंट स्टेबल एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है। गवर्नमेंट अब किस कोशिश में है, गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज कर पाए इन डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज को कि वो इंडिया में अपनी दुकान लगाएं। लेकिन इंडिया में कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, और गवर्नमेंट इसको पुश देना चाह रही है तो वो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी, उसका समाधान करेगी। एक प्रॉब्लम थी सीएलएनडी एक्ट, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सीएलएनडी एक्ट क्या कहता है, अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है और मान लो कभी कोई हादसा हो गया, कोई डिजास्टर हो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो भी हैजार्ड्स क्रिएट होंगे ह्यूमन लेवल पे, एनवायरमेंट लेवल पे, उसकी पूरी लायबिलिटी किसको देनी पड़ेगी, उस प्राइवेट कंपनी को देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर हैजार्ड्स तो बहुत बड़े लेवल के होते हैं ना, चेरनोबिल आप देख लीजिए, फुकुशिमा देख लीजिए, तो दिवालिया हो जाएगी, पूरा मार्केट कैप एक बार में निकल जाएगा, तब भी हो सकता है जो लायबिलिटी है वो पूरा ना कर पाए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंपेडिमेंट था, एक अवरोध पैदा कर रहा था कि बाहर की कंपनियां जैसे जी हो गया, मित्सुबिशी हो गया, वेस्टिंग हाउस हो गए, ये बड़ी कंपनियां न्यूक्लियर एसएमआर जो बनाती हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। तो अभी हाल में हमने क्या देखा है, गवर्नमेंट ने इंटेंट दिखाया कि सीएलएनडी एक्ट को वो अमेंड करेंगे, इसमें संशोधन लाएंगे जिससे जो लायबिलिटी वाला जो क्लॉज है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। दूसरा क्या था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एटॉमिक एनर्जी में जो हस्तक्षेप रहेगा वो सिर्फ सरकार का रहेगा, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको अमेंड किया गया था। इसको फर्दर अमेंड करने की बात जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो ये कह रहे थे कि इंडिया में एसएमआर्स आ सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी इंपेडिमेंट्स हैं वो क्या है, सीएलएनडी एक्ट 2010 है,
क्योंकि लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपोज कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स पे इन केस ऑफ एनी मिसहैप। और दूसरा क्या, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी 1962 गवर्नमेंट को नियर मोनोपोली दे देता है, प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा स्पेस नहीं देता है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना इंटेंशन शो किया है कि इन दोनों को संशोधित करेंगे। और दूसरा क्या, दूसरा मेटी ने जो अपना नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर्स है, नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर है, उस पे ये कहा है कि हम एसएमआरस को लेके भी फर्दर फर्दर इंडस्ट्री को लिबरलाइज करेंगे। गवर्नमेंट इज इन फुल मूड टू एक्सटेंड गवर्नमेंट सपोर्ट सब्सिडी, जिससे कंपनीज के पास इंसेंटिव रहे कि वो इंडिया में अपनी दुकान लगाएं, जिससे हमारी जो डेटा सॉवरेनिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, वो एंश्योर हो सके और इंडिया क्या है, डेटा सेंटर्स का एक हब बन के उभर सके ग्लोबली। ठीक है, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, इसके बारे में पढ़ लेना। इसमें कीवर्ड्स क्या है, सीएलएनडी एक्ट थोड़ा सा देख लेना, 2010, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, फिर अभी ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी, मतलब अभी बन रही है, पॉलिसी बनी नहीं है, नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा सेंटर, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब जीएस पेपर 3 और गवर्नेंस जीएस पेपर 2। ठीक है, दो कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसएमआरस क्या होते हैं ये पढ़ लेना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इस बार के यूनियन बजट में भी एसएमआर का जिक्र है, निर्मला सीतारमन ने बात की है कि एसएमआर को हम कैसे फर्दर पुश दे सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सरकार क्या है इस बार के बजट में, एक वो लेके आई है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो इसके बारे में पढ़ लेना, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पुश मिले किसको, एसएमआरस को। एसएमआर को पुश मिलेगा तो डेटा सेंटर्स को भी पुश मिलेगा, डेटा सेंटर को पुश मिलेगा तो जो साइबर सॉवरेनिटी है उसको भी पुश मिलेगा। ठीक है, तो नेशनल एनर्जी मिशन, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, वो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बार का पेपर भी देख लेना तो यू विल गेट अ जिस्ट। बहुत आसान चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत कठिन चीजें भी नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमको रखनी है मेंस का आंसर लिखते टाइम। भारत को डेटा सेंटर हब के रूप में उभरने के लिए एसएमआर अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिए, इस मार्ग में क्या बाधाएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। SMRs are crucial for emergence of India as data center hub. Analyze what are certain impediments in the way and what measures can be taken to rectify them. What measures can be taken to rectify them?